तो हम वर्क डन पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आज हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के हेल्प से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो ये वाला है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला है फोर्स का एक्सिस। ठीक है, और हम एक कर्व ड्रा कर देते हैं। जैसे मान लो एक ग्राफ दे दी गई है, एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दी गई है, ये वाला। ओके, हमें इस ग्राफ के हेल्प से वर्क डन कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच जो एरिया बनता है ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच जो एरिया कवर होती है वो एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, हमने क्या बोला कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ जो एरिया कवर होती है ना, वो एरिया वर्क डन को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे मान लो ये रहा, ठीक है, ये हम मान लेते हैं एरिया A1 है, ये एरिया कौन है, A1 है, और ये है एरिया A2, और ये है मान लो A3। तो इस कर्व का जो एरिया है ना, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ जो एरिया बन रही है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो वर्क डन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और एक बात कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर जो भी एरिया होगा ना, उसको हम पॉजिटिव एज्यूम करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे जो भी एरिया होंगे उसको हम निगेटिव एज्यूम करेंगे। जैसे मान लो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस है और ये फोर्स वाला एक्सिस है। ओके, और मैं तुमको एक कर्व दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, चलो, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट वाला कर्व है, इसको मान लो A1, इसको मान लो तुम A2, और इसको मान लो A3। तो यहाँ पर A1 A2 क्या होगा, A1 A2 क्या डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर है ना, इसलिए A1 A2 पॉजिटिव होंगे, क्योंकि A3 ये A3 है, ये क्या है A3 है, ये A3 है, A3 डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के नीचे है, इसलिए इसको हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना, जब तुम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की हेल्प से वर्क कैलकुलेट करोगे ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आप इस बात ध्यान रखने वाली पहली बात क्या कि आप एरिया डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ ही लेंगे, न कि फोर्स एक्सिस के साथ। यदि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इस वाली एक्सिस पर दी गई हो ना, यदि इस एक्सिस को डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस माना गया है, तो आप एरिया इसी एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एरिया हमेशा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ लेना है। दूसरी बात क्या कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के ऊपर जो एरिया होंगे उसको पॉजिटिव, और उसके नीचे जो एरिया होंगे उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूं कि द एरिया बाउंडेड with displacement axis in the force displacement graph, represents the work done by the force, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो नोट कीजिए इतना। तो चलो हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। पिछले 2-3 लेक्चर से हम थ्योरी ही देखे जा रहे हैं, तो अभी तक हमने वर्क डन पे जितनी भी थ्योरी पढ़े ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
कि अ पोर्टर लिफ्ट्स अ सूटकेस weighing 20 kg from the platform and puts it on his head 2 meter above the platform. Calculate the work done by the porter on the suitcase. एक पोर्टर है, पोर्टर मतलब कुल्ली, बोझ ढोने वाला, ठीक है। तो एक पोर्टर है जो प्लेटफॉर्म पर से एक 20 केजी के सूटकेस को उठाता है और अपने सिर पर रखता है, और सूटकेस और प्लेटफॉर्म के बीच का जो हाइट है ना, वो कितना है, तो 2 मीटर है। तो कह रहा है बताइए पोर्टर के द्वारा सूटकेस उठाने में कितनी वर्क डन किया गया है। तो ये मान लो प्लेटफॉर्म है, ओके, और यहाँ पर सूटकेस है, यहाँ पर अपने सिर पर पोर्टर ने क्या किया, अपने सिर पर रख लिया है सूटकेस को, और वो इस सूटकेस और प्लेटफॉर्म के बीच का जो हाइट है ना, वो कितना है, तो एच है, ओके। सूटकेस कहाँ से उठाया गया है, प्लेटफॉर्म पर से, ओके, उठाया गया है ना। तो सूटकेस पर कौन सी फोर्स लगेगी, नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सूटकेस पर एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, और कितना लगेगी, एम जी लगेगी, ओके। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट ही ना पोर्टर को लोड को उठाना है। जब आप किसी चीज़ को उठाते हैं तो आपको वो चीज़ भारी लगता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है विथ ए फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उस फोर्स के अगेंस्ट ही हम लोड को उठाते हैं। तो पोर्टर भी इस सूटकेस को उठाएगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके। तो वो आप जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ फोर्स है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस, ओके। यहाँ पे एफ क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी हो जाएगी, क्योंकि एम जी के अगेंस्ट ही सूटकेस को उठाया जा रहा है। तो फोर्स क्या हो जाएगी, एम जी हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बॉडी यहाँ पर था, मतलब सूटकेस यहाँ पर था और यहाँ पर चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी एच। एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ऐसे में थीटा क्या हो जाएगी 180, 0 डिग्री मत बोल देना, 180, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ से मिल गया आपको -mgh। अब वैल्यू पुट कीजिए, मास दिया हुआ सूटकेस का कितना 20 kg इंटू, अच्छा माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन रन दीजिए, माइनस साइन को छोड़ देते हैं। 20 kg इंटू जी 10 इंटू एच भी दिया है क्या, यस 2 मीटर, और कितना आ गया ये -400। यूनिट की बात करें तो जूल, वर्क डन निकाल रहा हो ना, तो यूनिट की बात करें तो जूल होगी, क्योंकि सारे यूनिट एसआई में दे रखे हैं, तो वर्क डन का भी यूनिट एसआई में होगा, तो 400 जूल। और आप जब ये कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपके ऑप्शन में मिलेंगे ही नहीं। और ये किसका क्वेश्चन है भाई, मैं हमेशा डिस्कस कर देता हूँ जिस भी सोर्स से क्वेश्चन को लेके आता हूँ, तो ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, एससीबी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 400 जूल, और यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपको ये ऑप्शन में मिलेंगे नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, टाइम का किलिंग है ना। तो गलती क्या हुई है, देखो हमारी प्रोसेस में कोई गलती नहीं है, हमारी प्रोसेस में कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही प्रोसेस से सॉल्व किए हैं। गलती जहाँ पर हुई है, कॉमन मिस्टेक है, वो अक्सर करते हैं हम, इसीलिए मैं आपसे वो गलतियाँ कराता हूँ ताकि यहाँ पर आपको ध्यान आ जाए। कहाँ पर गलती, यहाँ पर हुई है, जी का जब वैल्यू तूने 10 ले लिया। मैं हमेशा बताया हूँ दो चीज़ न्यूमेरिकल बनाते समय कि यूनिट हमेशा एक सिस्टम होना चाहिए, एसआई तो एसआई, सीजीएस तो सीजीएस, पहली बात। दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन में जी आए ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इनका वैल्यू तभी आप 10 लेंगे जब 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 इस बात का डिस्कशन क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि आप जी का वैल्यू 10 ले सकते हैं। और जब ये क्वेश्चन में डिस्कस नहीं है कि आप जी का वैल्यू 10 ले सकते हैं, तो आपको जी का वैल्यू कितना रखनी है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना रखनी है यहाँ पर जी का वैल्यू 9.8, और यहीं से गलती हो रही थी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपकी आंसर आएगी कितना, सॉल्व कर लो, बताओ। मेरा तो सॉल्व किया हुआ है, तो 392 जूल, ओके। तो वर्क डन कितना आ गया, -392 जूल। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये नेगेटिव साइन क्या बता रही है। यदि आपने वो लेक्चर देखा होगा ना मेरा वर्क डन वाला,
देखा होगा तो आप जानते होंगे, और नहीं देखे होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर नेगेटिव साइन वो इंडिकेट करती है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यदि बात करें मोड ऑफ वर्क डन का, तो कितना हो जाएगी 392 जूल। मतलब पोर्टर के द्वारा लोड को उठाने में, सूटकेस को उठाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो 392 जूल का वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a force F is equal to 10 plus 0.5 x on a particle in the x direction where F is in Newton and x is in meter. Find the work done by the force during a displacement from 0 x बराबर 0 to x बराबर 2 मीटर। देखो इसमें बोल रहा है कि एक फोर्स है जो पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग लग रही है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन होगा, कहाँ पर, पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग। और इस फोर्स का वैल्यू दे रखा है इसने 10 प्लस 0.5 x। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस फोर्स के द्वारा कितनी वर्क डन की जाएगी फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट x बराबर 0 टू x बराबर 2 मीटर। अब वो वर्क डन फाइंड करनी है फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट x बराबर 0 टू x बराबर 2 मीटर। तो आप जानते हो कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पर एफ एस कॉस थीटा कहिए या एफ एक्स कॉस थीटा, घबराने की बात नहीं है। एफ मतलब होता है फोर्स एंड एक्स मतलब होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को चाहे एक्स से डिनोट कीजिए, चाहे एस से डिनोट कीजिए, चाहे ए से डिनोट करिए, चाहे पी से डिनोट करिए, आपकी इच्छा, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पर एफ क्या फोर्स है, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बराबर हो गया एफ एस कॉस थीटा, ये अपनी फार्मूला होती है। क्योंकि यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो क्योंकि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रही है ना, तो थीटा क्या हो जाएगी 0 डिग्री, कोई 0 डिग्री वैल्यू 1। तो यहाँ पर मैं कॉस थीटा हटा दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरह से थीटा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1, तो कॉस थीटा हट जाएगी। तो जैसे हमने लिखा W इक्वल टू एफ एक्स, उस तरह से हम लिख सकते हैं। यदि हम W को DW लिखें ना, DW इक्वल टू क्या लिखेंगे, F डॉट dx। यदि W आप लिखेंगे तो W बार लिखेंगे F इंटू एक्स, और यदि W को DW लिखेंगे तो हम लिखेंगे DW इक्वल टू F इंटू dx। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट निकालिए ना 0 से 2 मीटर तक, इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, इसलिए हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिखेंगे। और यहाँ से आप इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। आपको वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, चाहे 0 से 2 मीटर तक, तो लिमिट लगा देंगे 0 से 2 मीटर तक। ओके, बस DW का इंटीग्रेशन W इज इक्वल टू एफ का वैल्यू दे रखा है ना क्वेश्चन में कितना, तो पहले रखो 10 प्लस 0.5 x ब्रैकेट बंद इंटू dx। इसको 0 to 2 से इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, फिर 0 to 2, इसको अंदर लो तो क्या हो जाएगा 10 dx प्लस 0.5 x dx, है ना। और यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, और यहाँ पे लिमिट लगा दो 0 to 2। नेक्स्ट स्टेप अपना हो जाएगा 10 बाहर चला जाएगा, और ये हो जाएगा dx 0 to 2 प्लस ये यहाँ पे 0.5 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, 0 to 2 लिमिट लगा देंगे और लिखेंगे x dx। अब क्या इंटीग्रेशन कर दीजिए, लिखिए W बराबर 10 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी dx का इंटीग्रेशन, x और लिमिट तो रहेगा ना 0 to 2 तक, प्लस का साइन है यहाँ पर, माइनस का साइन मत दे दीजिएगा वरना गलत हो जाएंगे, तो 0.5 तो रहेगा ही। अच्छा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन s टू पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1 ये होता है ना, तो क्या हो जाएगी x का पावर कितना है 1 है ना, क्या हो जाएगी x स्क्वायर अपन में 2, इस फॉर्मूला के हेल्प से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी x स्क्वायर अपन में 2,
ब्रैकेट बंद और लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर के 2 तक। अब क्या 10, यहाँ क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट आएगा, अपर लिमिट कौन सा है यहाँ पर 2 है, लोअर लिमिट 0 है। यहाँ पर नीचे वाला जो है ना लोअर लिमिट बोलते हैं, अपर वाले को अपर लिमिट, यहाँ पर नीचे वाले को लोअर लिमिट, अपर वाले को अपर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट अंदर आएगा, अपर लिमिट अंदर आएगा तो क्या करेगा x को भगा देगा, इस x को यहाँ से भगा देगा, ओके ब्रैकेट से भगा देगा, और बट इसकी पावर को रख लेगा। x के पास कितनी पावर है 1 है ना, तो इस x को भगा देगा और इसकी पावर को रख लेगा। कौन आएगा सबसे पहले अपर लिमिट, ऊपर वाले आएंगे 2, ठीक है x के पावर 1 है इसलिए 2 का पावर भी 1 होगा। जब अपर लिमिट अंदर आएगा तो इस x को भगा देगा और इसकी पावर को रख लेगा। फिर लगाएंगे आप माइनस का साइन, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट आएगा तो लोअर लिमिट वही काम करेगा जो अपर लिमिट किया था। क्या किया था अपर लिमिट, इस x को भगा दिया था और इसकी पावर को रख लिया था, तो इस x को भगा देगा ये और इसको पावर को रख देगा, ओके प्लस 0.5, यहाँ भी वही। अच्छा 2 बाहर आ जाएगा तो 2 को बाहर निकाल लो, ठीक कांस्टेंट है। यहाँ भी वही हाल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ पर कौन सा है 2, लोअर लिमिट 0 क्योंकि ये नीचे है। तो अपर लिमिट अंदर आएगा तो क्या करेगा x को भगा देगा और उसकी पावर को रख लेगा। तो पहले तो x को भगा कर उसके जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा और उसकी पावर को रख लेगा। उसकी पावर कितना है 2 है ना, 2 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, फिर 0 अंदर आएगा और वही काम करेगा जो अपर लिमिट किया था। क्या किया था अपर लिमिट, x को हटा करके उसके जगह पर स्वयं बैठ गया और उसकी पावर को ले लिया। तो 0 भी आएगा अंदर, x को भगा देगा, उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, उसकी पावर को ले लेगा। तो 0 की पावर 2 मतलब 0, यस ये हो गया आपका इक्वेशन। थोड़ा सा बड़ा हुआ ब्रैकेट दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन करते जाइए, 10 × 2 प्लस 0.5 अपॉन में 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा ना, 4 आएगा तो के स्क्वायर में 0 4, 2 से 2 बार में चला जाएगा ये, 0.5 × 2 बराबर 1, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 21। अच्छा यूनिट क्या होगी बोलो, वर्क यूनिट क्या होती है जूल। अच्छा अर्ग भी तो होती है वर्क यूनिट, तब जूल क्यों लेंगे, अर्ग क्यों नहीं लेंगे, हम अर्ग लेते हैं, अर्ग ले लेते हैं यार, और अब अर्ग लेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने मर्जी से नहीं ले सकते हैं। ठीक है वर्क का यूनिट जूल भी होता है और अर्ग भी होता है, लेकिन कब जूल लेना है कब अर्ग लेना है ये पता होना चाहिए। अर्ग का वर्क का SI यूनिट होता है जूल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है ना वो सारे SI में है, इसलिए वर्क का भी यूनिट आप SI में लेंगे। ठीक है, यदि सारे यूनिट CGS में दिए होंगे तब जाकर के वर्क का यूनिट आप CGS में अर्ग लेंगे। ओके, मुझे कैसे पता चला सारे यूनिट SI में दे रखा है, और दिख तो रहा है फोर्स F, यहाँ पर 2 ही फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और दे रखा है इसने फोर्स F इज इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट X इज इन मीटर। न्यूटन भी SI मीटर भी SI, तो वर्क का यूनिट भी SI होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा ना। तो ये सब बेसिक बातें पता होना चाहिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। तो मैं हर बार बोल देता हूँ, लगभग हर बार तो नहीं बोलता हूँ लेकिन अक्सर मैं बोल दिया करता हूँ। ओके तो चलिए ठीक है, आपका वर्क डन कितना निकल का है 21 जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along the horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal. The friction coefficient between the block and the surface is mu. If the block travels at a uniform velocity, then find the work done by the applied force during a displacement d of the block. इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो मान लो ग्राउंड पर रखा हुआ है, ये है वो ब्लॉक, और इस ब्लॉक की मास है m, इस ग्राउंड पर रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाई जा रही है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स F लगाई जा रही है। ठीक है, एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है फोर्स। तो कह रहा है अच्छा ये जो ब्लॉक है ना एक रफ सरफेस पर रखी हुई है, और यहाँ पर ब्लॉक एंड ग्राउंड के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना वो दे रखा है, और कितना है तो म्यू है।
बस यही सिनेरियो है, इतना ही है। और आपको इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन निकालनी है फॉर द डिस्प्लेसमेंट डी। तो देखो, सबसे पहले हम इस एफ का कंपोनेंट ले लेंगे, क्योंकि ब्लॉक तो इधर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी ना, ब्लॉक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट होगी, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लेना हमको, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हम फोर्स का क्या कर लेंगे, कंपोनेंट ले लेंगे। तो यह हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा। देखो ये दिख रही होगी कैमरे में तो ठीक है, नहीं तो तुम समझ लेना, ये क्या होगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगी एक एफ साइन थीटा, ऊपर हो जाएगी एक एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, यह है एफ साइन थीटा, साइन को हमने इससे डिवाइड कर दिया यहाँ पर एफ साइन थीटा। अच्छा, इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, कौन सा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी, वो तो लगनी है। और ऊपर में नॉर्मल फोर्स लाएगी, ऊपर में क्या लाएगी, नॉर्मल फोर्स एन लाएगी ना, तो हम कर देते हैं एन। तो ऊपर में दो फोर्स लग रही है, एक तो नॉर्मल फोर्स एन और दूसरा एफ साइन थीटा, ठीक है। इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स एन लगेंगे। हमने इस एफ का दो कंपोनेंट ले लिया, एक ले लिया एफ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा, इसलिए हमने, क्योंकि ऊपर में दो फोर्स लगे ना, एक एन नॉर्मल फोर्स एन और दूसरा एफ साइन थीटा, इसलिए हमने ऊपर में जोड़ दिया दोनों को, एन प्लस एफ साइन थीटा कर दिया। ऊपर में दो फोर्स लग रही है ब्लॉक पर, एन प्लस एफ साइन थीटा। अच्छा, इस ब्लॉक को आगे खींचने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, एफ साइन थीटा की एफ कॉस थीटा, ऑफकोर्स एफ कॉस थीटा, ऑफकोर्स एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा क्या करेगी, इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींचेगी, क्योंकि ये ब्लॉक एक रफ सरफेस पर रखी हुई है, तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसको कि हमने स्मॉल एफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस ब्लॉक, ये एफ साइन एफ कॉस थीटा इस ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहती है, ऐसे में इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, जिसको कि हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ओके। क्योंकि ये ब्लॉक, अच्छा सारे फोर्स लग चुकी, ठीक है, अब हमको इक्वेशन लिखनी है, सारे फोर्सेस लग चुकी, अब हमको इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं, लिखेंगे एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ऊपर में दो फोर्स एन प्लस एफ साइन थीटा, नीचे में एक फोर्स, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, ओके। तो हम लिखेंगे एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, एक इक्वेशन तो अपना हो गई। और यहाँ से तुम ले लो एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि ये ब्लॉक देखो, ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ। हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ, हमने फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया है। आगे लिखेंगे एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स है, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो लिखेंगे म्यू एन को यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, इसको तुम मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से एन को रिप्लेस कर दो, तो लिखेंगे म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ से हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू को अंदर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। इस एफ म्यू एफ साइन थीटा को इधर लेके आ जाएंगे, ओके, क्योंकि मुझे फोर्स की आवश्यकता है, तो हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, ओके जी। यहाँ से चलो यहाँ पर सोल्व करता हूँ मैं, यहाँ से सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा, एफ को कॉमन ले लोगे, यहाँ पर तुम एफ को कॉमन ले लो, एफ को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगी, एफ को यहाँ पर बच जाएगी कॉस थीटा
प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, इज इक्वल टू म्यू एम जी। हो जाएगा ना। यहाँ से हम ए बराबर लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। आपका एफ का वैल्यू अभी आई, आपको क्या निकालनी है, वर्क डन निकालनी है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारा फोर्स कितना आया था, म्यू एम जी अपन में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अच्छा वर्क डन निकालनी है ना हमको। वर्क डन हमारा क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा। यही तो फॉर्मूला पढ़ा हमने वर्क डन का, एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या फोर्स है, तो फोर्स का वैल्यू रखिए क्या है, म्यू एम जी अपॉन में नीचे में क्या है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है जी। फोर्स का वैल्यू रख लिया तूने। एस क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको डिस्प्लेसमेंट डी, डी के लिए आपको वर्क डन फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। थीटा तो क्वेश्चन में दे रखा है थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया हमने। तो यहाँ से अपना वर्क डन बराबर आ गई म्यू एम जी डी कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है जी। तो आ गई अपनी वर्क डन का फॉर्मूला। इस तरह का क्वेश्चन को बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया नहीं रहता है। ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो ये था एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एससीबी। तो ठीक है, आज हमने देखा वर्क डन विद द हेल्प ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और उसके बाद दो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन से भागो मत, क्वेश्चन से भागो मत। हमारे सर बोला करते थे यदि वीर बनना है तो लड़ना पड़ेगा, वीर बनना है तो लड़ना पड़ेगा। तो क्या करे, जाए रोड पर दो चार को उठा के पटक दे, वो लड़ना थोड़े बोलते हैं, वो लड़ना नहीं बोलते हैं, वो बकवास का झगड़ाना बोलते हैं। उसको झगड़ना नहीं है, लड़ना है। यहाँ पर मतलब जूझना है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ जूझना है आपको, क्वेश्चन के साथ जूझना है। मतलब इस कॉपी पर सिर नहीं पटकना है, क्वेश्चन के साथ जूझना है मतलब कॉपी पर और किताब पर सिर नहीं पटकना है। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इसी को बोलते हैं जूझना। क्वेश्चन के साथ जूझना मतलब क्वेश्चन की खूब 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 प्रैक्टिस करनी है। तो बाजार से जाइए, मोटी मोटी किताबें खरीद कर लाइए, पढ़िए नहीं, वैसे भी नहीं करनी है। सिलेबस का चीज़ें पढ़िए, मोटी मोटी बुक तो मत दिए। जो आपके सर रिकमेंडेड करते हैं आप PYQ बनाइए। ठीक है। और भी जो आपको जो बुक अच्छी लगती है, एक बुक को आप मान लीजिए इस बुक से मुझे प्रैक्टिस करनी है, और उसी बुक से आप बनाइए। ठीक है, और उसी को बार बार बनाइए। 10 को पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी सिलेक्शन के लिए एक ही पुस्तक काफ़ी है भाई, उसको तो अच्छे से पढ़ो। जो तुमके अच्छे लगे ना पुस्तक, बाजार में बहुत सारे अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, जो तुमको पुस्तक अच्छे लगे उसी से पढ़ लो, उसी को अच्छे से पढ़ लो। 10 पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 10 पुस्तक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक पुस्तक को तुम 10 बार पढ़ लो, और यही तुमको सिलेक्शन दिलवाएगी। ठीक है ना, यही तुमको सिलेक्शन दिलवाएगी। स्टूडेंट क्या करते हैं, उस पुस्तक से इस गाइड से उस गाइड से पढ़ लेते हैं पूरा, नहीं जरूरत है उतनी। आपको एक पुस्तक को सिलेक्ट कीजिए, उसको अच्छे से बनाइए विद द कॉन्सेप्ट, और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज ही आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करती है। आपकी रिवीजन ही, आप 10 पुस्तक पढ़ के गए हैं एग्जाम में, कि 20 पुस्तक पढ़ के गए हैं, कि 200 पुस्तक पढ़ के गए हैं, कि 400 पुस्तक पढ़ के गए हैं, ये चीज़ डिसाइड ही नहीं करेगा आपका सिलेक्शन। ये तो डिसाइड करेगा ही नहीं, ये तो डिसाइड करेगा नहीं। यदि एक पुस्तक को तुम 400 बार पढ़ के गए हो ना, तो ये बातें तुमको डिसाइड करेगी, ये बातें तुम्हारी सिलेक्शन को डिसाइड करेगी। तुम 400 पुस्तक को पढ़ के गए हो, ये सिलेक्शन डिसाइड नहीं कर सकती है। यहाँ पर तुम्हारी सिलेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यदि एक पुस्तक को तुम अच्छे से 400 बार पढ़ के गए ना, तो गारंटी है तुम्हारी सिलेक्शन तय है। 400 बार मतलब गिनने मत लग जाना, मतलब खूब कहने का मतलब खूब प्रैक्टिस करनी है।
एक ही पुस्तक को पढ़नी है, खूब खूब रिवाइज करना है। ये नहीं कि 400 बार एकदम सच में गिनना है 400 बार। ऐसा कहने का मतलब इतने नहीं है मेरा। मेरा कहने का मतलब ये है कि बस खूब रिवाइज करनी है, ठीक है ना। खूब रिवाइज करनी है, खूब पढ़नी है आपको। एक ही पुस्तक को सिलेक्ट कर लीजिए और उसको खूब रिवाइज करनी है, खूब पढ़नी है, क्योंकि बिना पढ़े तो सिलेक्शन होगा नहीं। पढ़ने का मतलब रिवाइज करना आवश्यक होता है, तो बिना पढ़े का सिलेक्शन होगा नहीं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा हमेशा से मानना है कि लाइफ में जिसकी ज़रूरत है ना उसको तुम अपनाओ, तो तुम उसको स्किप मत करो। तुम इस संसार के हर चीज़ से हर चीज़ में तुम मान लो तुम्हें कुछ नहीं आती है तो चलेगा, चलेगा, लेकिन जिस बात की ज़रूरत है ना उसमें तुमको सब कुछ आती है ना, सब कुछ आती है, तो तुम विनर हो, तुम वीर हो, और तुम ही विद्वान हो। तुमको भले ही दुनिया के किसी भी चीज़ में कुछ नहीं आता हो, लेकिन जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, यदि फिजिक्स की ज़रूरत है और फिजिक्स तुमको पूरा अच्छे से आती है, तो बस तुम्हारी काम हो जाएगी और तुम विद्वान हो। तुमको फिजिक्स की ज़रूरत है तो तुम हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ कर क्या करोगे, क्या पढ़ोगे तुम? यदि तुमको फिजिक्स की ज़रूरत है तो तुमको फिजिक्स की ज़रूरत है, तुमको केमिस्ट्री की ज़रूरत है, तुमको मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, तुमको बायोलॉजी की ज़रूरत है, यदि नीट की हो तो क्या करोगे तुम? ये इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ करके कोई फ़ायदा है दुनिया संसार के उल्टा उल्टा पुल्टा बातों को जान करके? हम ये बस उलझे रहते हैं, ये क्रिकेट, ये फुटबॉल, अरे फालतू। भाई अपनी पढ़ाई कर लो, एक बार तुम सिलेक्शन पा लो, उसके बाद दुनिया संसार के तुम इंजॉय मस्ती जो करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुम एक बार सिलेक्शन तो पा लो। अपनी सिलेबस पढ़े हुए, अपनी एग्ज़ाम आने वाली है और तुम लगे हुए इधर उधर आईपीएल, क्रिकेट, उल्टा पुल्टा। सब कुछ अपनी जगह पर सही हो सकती है, लेकिन सब कुछ का टाइमिंग भी तो होना चाहिए। आपकी एग्ज़ाम आने वाली है और आप उसमें लगे हुए हो, ये गलत है ना, ये गलत है। जैसे आपका फेवरेट प्लेयर आउट होने पर आपको बहुत दुख तकलीफ होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा दुख तकलीफ होती है आपके पेरेंट्स को, जब आप अपने एग्ज़ाम में सिलेक्शन अच्छे परफॉर्म नहीं करते हो, उससे ज़्यादा कहीं तकलीफ होती है। जैसे आपके फेवरेट प्लेयर आउट होता है, आपको बहुत तकलीफ होती है, वैसे तुम एग्ज़ाम में अगर सिलेक्शन नहीं पाते हो, डिसक्वालीफाई हो जाते हो, तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, और उससे कई गुना, हज़ार गुना, लाख गुना ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन क्या है ना कि आज का संसार स्वार्थी है ना यार, वो अपने दुखों को तो समझता है लेकिन दूसरों के दुखों को नहीं समझता है। ऐसे में स्टूडेंट भी अपने दुखों को तो समझता है कि मेरा फेवरेट प्लेयर आउट हो गया, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जीरो पे आउट हो गया, लेकिन वो ये नहीं देख पाता है कि मैं जब इस एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई होकर आता हूँ तो मेरे पेरेंट्स को कितना दुख होता है, ये वो नहीं देख पाता है। क्योंकि सेल्फिश संसार में तो लोग सेल्फिश हो गए ना, अपने बारे में सोचते हैं, थोड़ा पेरेंट्स के बारे में भी सोच लिया कीजिए। तो यदि आप अपने जीवन में अपने पेरेंट्स को फॉलो करेंगे ना, तो कभी भी आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी आपको संकट में आप कभी नहीं पड़ेंगे, यदि आप अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े को मानते हैं, अपने टीचर्स को मानते हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स को दुख दर्द को समझिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए। केवल अपने फेवरेट प्लेयर को आउट होने पर दुखित मत होइए, उनके दुख से भी दुखित होइए और उनकी फीलिंग को भी समझिए, उनकी सोच को भी समझिए, और खूब 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 पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, अच्छे सिलेक्शन पा सकें। केवल मार्क्स के लिए पढ़ाई करनी है क्या? नहीं, मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। केवल कोई मार्क्स आपका पोटेंशियल को डिसाइड नहीं कर सकता, बट सिलेक्शन पाने के लिए मार्क्स तो लाना ज़रूरी होता है ना। कोई भी मार्क्स आपकी पोटेंशियल को डिसाइड नहीं करता है, बट सिलेक्शन पाने के लिए सफिशिएंट मार्क्स लाना ज़रूरी होती है। टॉप रैंक प्राप्त करने तो उसके लिए भी कुछ न कुछ मार्क्स लानी पड़ती है, सबसे टॉप मार्क्स लानी पड़ती है। तो पढ़ाई करेंगे तभी तो मार्क्स लाएंगे ना। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।